गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 18 उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। एक शहर का अध्ययन। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता या साहस उत्पादन प्रक्रिया के ये 4 प्रमुख अंग हैं। जो क्या है यहाँ बताया गया है कि उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य बातें होती है, मुख्य चीज़ें होती है। वो क्या होती है? भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम, पूंजी और उद्यमिता उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और उसमें साहस की भी आवश्यकता होती है। साथ ही ये आर्थिक अवधारणाएं भी हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर विशिष्ट अर्थों में किया गया है। सामान्य तौर पर श्रम का आशय शारीरिक मेहनत समझा जाता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि श्रम का जो आशय होता है वो किससे होता है? शारीरिक मेहनत से समझा जाता है। परंतु यहाँ श्रम से आशय उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी तरह के मानवीय योगदान से है। यह शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। यहाँ यह श्रम का आशय जो बताया गया है उत्पादन प्रक्रिया में कि जो मानव का जो योगदान होता है वो क्या है? शारीरिक तौर से भी हो सकता है, मानसिक भी होता है। मानसिक मतलब बुद्धि के तौर से भी किया जा सकता है। उत्पादन के लिए इन चारों की ज़रूरत पड़ती है। इस अध्याय में हम इन 4 आर्थिक अवधारणाओं को समझेंगे। इस पर भी बातचीत करेंगे कि इन कारकों के उपयोग से उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन प्रक्रिया में किस कारक को क्या मिलता है। ये इससे तय होता है कि जहाँ उत्पादन किया जा रहा है वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, श्रम करने वालों को कितना मिलता है, क्या यह उत्पादन अतिशेष और संग्रहण की ओर भी ले जाता है। इसे हम रायपुर शहर के उदाहरण से समझेंगे। शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसे स्थानीय स्तर पर चल रही उत्पादन प्रक्रिया से जोड़कर देखें। अब हम देखते हैं कि रायपुर शहर की एक बातों को यहाँ बताया गया है। रायपुर एक बढ़ता शहर। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी और रायपुर जिले का मुख्यालय है। सन 2000 में छत्तीसगढ़ के एक अलग राज्य बनने के बाद से यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसके बाद रायपुर तेजी से बढ़ा और सन 2011 में भारत के महानगरों में शामिल हो गया। राज्य के विभिन्न भागों में खनिज भंडार और वन संसाधनों की मौजूदगी ने इन शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। मतलब 2000 से जब छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में स्थापित होने के बाद वो धीरे धीरे क्या है प्रगति की ओर बढ़ता चला गया। तो क्या है राज्य में विभिन्न भागों में खनिज भंडारण और वन संसाधनों की वजह से है उद्योगों को काफ़ी क्या है बढ़ावा मिलता चला गया। रायपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों में स्टील और सीमेंट का उत्पादन करने वाले कई महत्वपूर्ण उद्योग हैं। जो रायपुर शहर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ क्या है स्टील और सीमेंट के उत्पादन करने वाले कई ऐसे उद्योग लगे हुए हैं। रायपुर न केवल बिजली और स्टील का क्षेत्रीय केंद्र है बल्कि भारत के बड़े भारत की बड़े बाजारों में भी एक है। छत्तीसगढ़ का विशाल वन क्षेत्र रायपुर को वन उपज का एक प्रमुख व्यापार केंद्र भी बनाता है। जो कि यहाँ ये बताया गया कि भारत जो है क्या वो जो बड़े बाजार हैं वहाँ पे भी उन्होंने छत्तीसगढ़ ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें उन्होंने चाहे वो स्टील उद्योग से हुई या क्षेत्रीय ऐसे और भी उद्योग है जिसके माध्यम से उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। यहाँ पे और एक बात बताइए कि छत्तीसगढ़ जो विशाल वन क्षेत्र है जो रायपुर का वन उपज है वो क्या है प्रमुख बाजार का एक केंद्र भी बनाता है। रायपुर भारत के मध्य पूर्व क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। रायपुर क्या है अब धीरे धीरे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाता चला है। शहर का थोक व्यापार छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न हिस्सों की ज़रूरतों के साथ इससे सटे पश्चिमी ओडिशा के जिलों की ज़रूरतों को भी
पूरा करता है। मतलब आवश्यकता के अनुसार उन्होंने जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो अपने पड़ोसी जिलों में भी उन्होंने मदद की है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एवं राजमार्गों के द्वारा भारत के प्रमुख शहरों से रायपुर पहुंचा जा सकता है। मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 रायपुर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के जरिए रायपुर विशाखापट्टनम से भी जुड़ा हुआ है। अन्य शहर जैसे कि भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और नागपुर भी सड़कों और रेल मार्गों द्वारा रायपुर से जुड़े हुए हैं। यहाँ बताया गया कि किस तरीके से राष्ट्रीय और राजमार्ग रायपुर शहरों से जुड़े हुए हैं। पिछले 15 सालों के दौरान ग्रामीण इलाकों से बहुतायत लोग शहरों में मौजूद कारखानों व कार्यालयों में काम करने और कई प्रकार की शहरी नौकरियों के लिए रायपुर शहर और उसके आसपास के कस्बों और गांवों की ओर आए हैं। तब धीरे धीरे जो क्या है रायपुर शहर है वो धीरे धीरे क्या है बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या है इसके दौरान जो ग्रामीण इलाकों से भी बहुत सारे लोग क्या है शहरों में जाने के लिए, काम करने के उद्देश्य से, वहाँ रहने के उद्देश्य से धीरे धीरे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो क्या है मुख्य कारण कारखानों और कार्यालयों में काम करने की वजह से वो धीरे धीरे शहरों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भौगोलिक स्थिति, सड़क सुविधा और मूलभूत सुविधा भी लोगों को रायपुर शहर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है। मतलब वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उसको देख करके भी लोग क्या है शहरों की ओर प्रेरित होते हैं, उस शहरों की ओर जाने के लिए वो आकर्षित हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्शे में रायपुर की शहरी आबादी के चारों ओर उद्योग, बाजार तथा सामाजिक सेवा के केंद्र फैले हुए हैं। जो रायपुर शहर के आसपास हैं क्या ऐसे आबादी वाले शहरों बन गए हैं, वो उसके चारों ओर उद्योग भी लगे हैं, बाजार भी, और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे केंद्र भी फैले हुए हैं। शहर के मानचित्र में उत्तर दिशा भौगोलिक क्षेत्र का केंद्र है, जहां छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों की इकाइयां कार्यरत हैं। मतलब मानचित्र में आप देख सकते, यहाँ दिखाया गया है, मानचित्र में देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से रायपुर शहर के जो अन्य क्षेत्र हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ और बताया गया कि शहर के मानचित्र में औद्योगिक जो केंद्र हैं वो क्या है, वो छोटे भी है, मध्यम वर्ग के भी हैं और बड़े उद्योगों के ऐसे उद्योग वहाँ पे कार्यरत हैं। यहाँ उद्योग को नियोजित रूप से स्थापित किया गया है। मतलब उद्योगों को नियोजित मतलब सही ढंग से उनको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। आज रायपुर में उरला, सिलतरा और भनपुरी जैसे क्षेत्रों में छोटे, मझोले और बड़े उद्यमों को देखा जा सकता है। मतलब रायपुर शहर में अब क्या है, छोटे भी हैं, मध्यम भी हैं और बड़े उद्योगों को भी देखा जा सकता है। अगला हेडिंग है भूमि। अब भूमि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रायपुर शहर में भूमि का उपयोग किया गया है। रायपुर में भूमि का उपयोग हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भूमि मुख्य रूप से खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है और लोग खेतों के आसपास गांवों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोग भी आसपास देखे होंगे कि जो खेती भूमि का जो ज़्यादातर उपयोग हो वो क्या है, खेती के लिए किया जाता है और लोग भी अपने घर उन्हीं खेतों के आसपास ही बनाते हैं। शहरों को ऐसे जगहों के रूप में पहचाना जाता है जहां खेती बाड़ी से हटकर अन्य गतिविधि जैसे प्रमुख बाजार स्थान और व्यवसाय होते हैं, जो अनेक प्रकार की सेवाओं और सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं। यहाँ बताया गया कि जो शहरों के जो होते हैं वो क्या होते हैं, खेती बाड़ी से हट कर के क्या है, अन्य गतिविधि मतलब कुछ दूसरे कार्यों के लिए, जैसे कि यहाँ बाजार स्थान के लिए, व्यवसाय के कोई कुछ और क्षेत्र हो तथा सरकार के द्वारा जो भी प्रशासनिक कार्यालय होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे देखते हैं, भूमि का इस्तेमाल इमारतों, कारखानों, दुकानों, बाजार, स्कूल, अस्पताल, कार्यालयों आदि को स्थापित करने के लिए किया जाता है। भूमि का इस्तेमाल यहाँ पे बताया गया बेहतर ढंग से कि
भूमि का इस्तेमाल ज़्यादातर कारखाने बनाने, इमारतों, दुकानों या अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवश्यक कई तरह की सेवाएं जैसे सड़कें, पानी का वितरण, बिजली, बस यातायात के साधन आदि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर देखे जाते हैं कई ऐसी सेवाएं देती हैं, जो क्या है, सड़कें भी सुनियोजित बने होते हैं, पानी की व्यवस्था की जाती है, बिजली, बस यातायात, इस तरीके से और जो अन्य सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ इलाकों में केवल सरकार ही सेवा प्रदान करने वाली होती है, मतलब केवल कुछ ही ऐसे इलाके होते हैं जहाँ क्या होता है, सरकार ही सेवा प्रदान करने वाली होती है, जबकि अन्य इलाकों में निजी कंपनियां भी ये सेवाएं प्रदान करती हैं। जबकि अन्य जो इलाके होते हैं, मतलब कुछ जो अन्य क्षेत्र जो जहाँ उद्योग लगे होते हैं या कंपनियां स्थापित की जाती हैं, उनके द्वारा भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ सालों पहले राज्य सरकार ने भूमि के इस्तेमाल का ब्यौरा इकट्ठा किया और शहर में भूमि को इस्तेमाल किए जाने का एक वैकल्पिक रास्ता भी सुझाया। मतलब कुछ सालों पहले जो राज्य सरकार है, उन्होंने क्या किया कि भूमि का किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए उन्होंने उसकी पूरी जानकारी एकत्र की और भूमि का सही तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला। इसके अनुसार सरकार ने मनोरंजन के लिए भूमि की उपलब्धता को 3% से बढ़ा करके 21% करने का सुझाव दिया, जो नगर एवं ग्राम निवेश रिपोर्ट 2013 के अनुसार यहाँ बातों को बताया गया है। आप यहाँ वृत्त आरेख में भी देख सकते हैं कि रायपुर शहर में भूमि का उपयोग कैसे किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे रंगों के माध्यम से दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं इसे बेहतर ढंग से। यहाँ पे अन्य उद्देश्य जो क्या है 5% के है, आप देख सकते हैं। इन्हें मनोरंजन के लिए दिया है 3%। फिर है यातायात के लिए जिसमें सड़क, बस स्टैंड, डिपो और पार्किंग जो कितनी है 14% दिखाई गई है। ऑफिस 12%। इसी तरीके से व्यावसायिक दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो क्या है 11% दिखाई गई हैं। और घर, अपार्टमेंट, क्वार्टर्स जो रिहायशी उपयोग के लिए किए जाते हैं वो कितनी है 55% यहाँ भूमि का उपयोग को दर्शाया गया है। अब आगे देखते हैं, शहर में कुछ भवनों का उपयोग उनके मालिकों के द्वारा स्वयं के लिए किया जा रहा है, जबकि अधिकांश को किराए पर दे दिया जाता है। शहरों में ज़्यादातर देखा जाता है कि भवनों का उपयोग क्या है, उनके जो मालिक होते हैं वो स्वयं अपने लिए भी करते हैं और साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो अधिकांशतः क्या करते हैं, किराए के रूप में उसे दे दिया जाता है। इन भवनों का किराया इलाकों और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अलग अलग है, मतलब भवन जिस तरीके से सुविधायुक्त होगी उसी तरीके से ही उन इलाकों जो किराया है, उन भवनों का किराया है उसी आधार पर निर्धारित किया गया है। लोग व्यवसाय करने के लिए दुकानें किराए पर लेते हैं। इसी तरीके से जो लोग हैं कि व्यवसाय करने के लिए क्या है, अपनी जो दुकानें होती हैं वो क्या है किराए पर दे दिए जाते हैं। एक और शहरों के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल तथा प्रमुख बाजार क्षेत्र में दुकानों का किराया ज़्यादा होता है। जो शहरों की ओर जो होती हैं वो क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अन्य मॉल या प्रमुख बाजार क्षेत्र होते हैं, उनमें जो दुकानों का किराया होता है वो कैसा होता है, बहुत ही जो ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे कई स्वरोजगार चलाने वाले लोग हैं। वहीं और भी ऐसे लोग हैं जो क्या है स्वरोजगार, मतलब स्वयं के द्वारा किए गए रोजगार, ऐसे भी लोग हैं जो चला रहे हैं, जो कि गुमटी के जरिए अपना धंधा करते हैं। ये गुमटियाँ या तो खुद की होती है या किराए पर ली जाती है, मतलब घर के सामने जो कुछ हिस्से बचे होते हैं उनमें उन्होंने वो क्या है अपने काम धंधे के लिए लगाए जाते हैं, ऐसी होती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सड़क किनारे बैठकर सामान बेचते हैं। यहाँ पे दिखाए गए चित्रों के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने चीज़ों को बेचने के लिए अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, जो कि है सड़क
किनारे बैठकर अपना सामान बेचते हैं। ये किराए पर दुकानें नहीं ले सकते। स्वरोजगार में लगे कई लोग अपना सामान बेचने के लिए ठेले का इस्तेमाल करते हैं। अपना धंधा करने के लिए दुकानों और सड़क किनारे स्थित जगहों के लिए लोगों में काफ़ी होड़ होती है कि वो अपना सामान को रखने के लिए ये इस पर लोग क्या है होड़ लगी रहती है कि वो कहाँ किस जगह पर अपने दुकान को लगाएं। अब आगे देखते हैं, बाहर में ज़मीन का वितरण समान और सभी के अनुकूल नहीं होता है। जो ज़मीन का जो वितरण है वो क्या है सभी के लिए समान या अनुकूल, मतलब इन चीज़ों के अनुसार या अपने कार्य के अनुसार अनुकूल नहीं होता है। इसलिए बाहर के विकास की योजना बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी को रोजगार और आवास के लिए ज़मीन उपलब्ध हो सके। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि शहर का जो भी विकास होता है वो उसकी योजनाओं के अनुसार होना चाहिए, उसे ध्यान में रखकर होना चाहिए, क्योंकि जो भी रोजगार या आवास भूमि के इस्तेमाल में किए जा रहे हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हो सके। अब आगे देखते हैं श्रम। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि भूमि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब हमारे लिए जो मूल सबसे आवश्यक चीज़ें होती है जिससे हम अपनी जीविका को चलाते हैं वो क्या होती है, भूमि होती है। यहाँ न केवल वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है बल्कि रहने के लिए भी जरूरी है। यह बातें बताई गई है कि जो भूमि केवल क्या है वस्तुओं की सेवा या फिर उसको उन चीज़ों को उत्पादन करने के लिए ही नहीं होती है बल्कि क्या होती है रहने के लिए भी आवश्यक होती है। अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो आपका परिवार कहाँ निवास करेगा। हो सकता है कि आपके परिवार को किराए के घर में रहना पड़े। शहरों में रहने वाले कई परिवारों के लिए यह आम बात है। किराए के मकान के लिए आपको अपनी आमदनी का एक हिस्सा किराए के रूप में खर्च करना होगा। जिनके पास आवाज़ नहीं है, शहरों में रहने जो आते हैं वो लोग ज़्यादातर क्या होते हैं अपने पास भूमि ना होने की वजह से वो क्या है घर किराए पर ले लेते हैं और अपनी जो कमाई होती है या जो उसी के आधार पर वो क्या है उसमें अपने किराए पर वो खर्च कर देते हैं। रायपुर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों का केवल 20% हिस्सा ही पट्टे राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज जो भूमि के असली मालिक को जारी किया जाता है। यहाँ बताया गया कि रायपुर शहर में जो झुग्गी झोपड़ी में जो बना करके लोग क्या है अपना जीवन बसर कर रहे हैं वो क्या है 20% हैं, जो क्या है राज्य सरकार द्वारा जारी किए एक कानूनी दस्तावेज जो भूमि के असली मालिक के द्वारा जारी किया गया है जिस पर वो लोग अपने झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। पर मिली ज़मीन पर खुद के घरों में रहता है। अन्य नागरिकों की तरह झुग्गी में रहने वाले लोगों को भी बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, साफ सफाई, मल निकासी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल की ज़रूरत होती है। जो नागरिक हैं उन लोगों को भी जो बुनियादी जो औरों को भी आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से जो सुविधाएं हैं वो चीज़ें उन्हें प्रदान की जाती है। अब आगे देखते हैं शहर में मजदूर रायपुर का उदाहरण बताया गया है। हमने अभी उत्पादन के साधन के रूप में भूमि के महत्व को रायपुर शहर के संदर्भ में जाना कि किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी शहर के विकास के लिए भूमि के साथ बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है जो कारखानों, दफ्तरों, दुकानों, संस्थाओं, स्कूलों या भवन निर्माण वाली जगहों पर काम कर सके। यहाँ बताया कि जो भूमि का जो विकास के साथ साथ बहुत से लोगों को भूमि की ज़रूरत है जो क्या है लोग क्या कर सकते हैं उसमें कारखाने, दफ्तरों, दुकानें या और अन्य चीज़ें अपने उन जगहों पर वो काम कर सकें। रायपुर की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। शहर में उद्योगों और निर्माण के काम के विकास ने लोगों को छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों और दूसरे राज्यों
दूसरे राज्यों में रायपुर में बसने की ओर आकर्षित किया गया है। मतलब रायपुर शहर की रायपुर शहर नहीं, मतलब शहरों में जो भी उद्योग और निर्माण के ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसकी वजह से रायपुर शहरों की ओर लोग क्या है आने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इसी तरीके से अन्य राज्यों के लोग भी शहरों की ओर आने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। शहर की आबादी बढ़ने और आर्थिक गतिविधियों में आय विस्तार के कारण सेवा वर्ग में बढ़त देखी जा सकती है। मतलब अब क्या है, जो शहरों की आबादी वो धीरे धीरे क्या है बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ जो आर्थिक गतिविधि है उसका विस्तार भी दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में कारखाने या दूसरे सेवा वर्ग के कामों में अन्य राज्यों में भी लोग आए हुए हैं। ये क्या है, हाल ही में जो वर्षों की बताया गया है कि जिसमें कारखाने और दूसरे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अन्य कार्य भी कर रहे हैं, वो लोग क्या है राज्यों की ओर आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों से लोग कारखाने या निर्माण के काम के लिए रायपुर आए हैं। रायपुर शहर के कामकाजी लोगों में आसपास के ग्रामीण इलाकों से रोज आने जाने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी अहम है। शहर के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे से लोग बड़ी संख्या में रोज सुबह साइकिल एवं अन्य साधनों के काम के लिए शहर आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, रायपुर शहर दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ता जा रहा है। उसका योगदान उद्योग धंधे कामकाज या अन्य चीज़ों में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन रायपुर शहर क्या है बढ़ता जा रहा है। उसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखते हैं दिहाड़ी मजदूर, अर्धकुशल और कुशल जैसे बिजली सुधारने वाले, मोटर मशीन सुधारने वाले, लोहे आदि का सामान बनाने वाले, फैब्रिकेटर इत्यादि कामकाजों के कुछ प्रकार हैं। यहाँ मतलब दिहाड़ी मजदूर जो क्या है रोज दिन कार्य करते हैं और फिर मजदूरी प्राप्त करते हैं और जो अर्धकुशल है श्रमिक है जो वो क्या करते हैं कुछ ऐसे कार्य करके वो क्या है अपने आय प्राप्त करते हैं। कुशल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, इसी तरीके से अन्य लोग होते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि जैसे बिजली सुधारने वाले, मोटर मशीन सुधारने वाले, लोहे आदि का सामान बनाने वाले, फैब्रिकेटर इत्यादि कामगारों की कुछ प्रकार हैं जिनमें कुछ लोग कारखानों में लगे हुए हैं। इसी तरह मजदूर, राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, बिजली का काम करने वाले लोग भवन निर्माण के अंतर्गत काम करते हैं। इस तरीके से जो बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के कार्य करते हैं। सुपरवाइज़र, मैनेजर, अकाउंटेंट आदि कामगारों का एक दूसरा वर्ग है जो क्या है अपने कार्य को कर रहे हैं। ऐसे ये क्या है दूसरे वर्ग हैं जो इन दोनों ही काम के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ये क्या है दोनों ही, मतलब ये जो दोनों ही क्षेत्रों में अपने कार्य को करते हैं। सेवा वर्ग के काम का दायरा काफ़ी फैला हुआ है। जो सेवा वर्ग का जो क्षेत्र है या वर्ग है वो उसका दायरा काफ़ी फैला हुआ है और इस बात पर निर्भर करता है कि लोग किस तरह की सेवा में लगे हैं। आमतौर पर सेवा वर्ग के कामों में थोक और खुदरा व्यापार, ट्रांसपोर्ट और भंडारण, होटल और भोजनालय चलाना, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, वित्त और बीमा जैसे काम, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन तथा प्रशासनिक और दूसरी मदद कर सेवाएं गिनी जाती हैं। तो इस तरीके से जो सेवा वर्ग का जो क्षेत्र है वो या तो थोक भी होता है, खुदरा मतलब जो छुटकर व्यापार ऐसे भी होते हैं, तथा ट्रांसपोर्टिंग भंडारण भी या संग्रहण आप समझ सकते हैं, और होटल भोजनालय इस तरह के, इंटरनेट मोबाइल सेवाएं और वित्तीय बीमा जैसे कई ऐसे, शिक्षा के अंतर्गत भी, स्वास्थ्य के अंतर्गत भी, मनोरंजन के अंतर्गत और प्रशासन मतलब सरकार के द्वारा ऐसे दूसरी मदद कर सेवाओं के अंतर्गत गिनी जाती हैं। अब आगे देखते हैं शहरों में आने वाले
प्रारंभिक प्रवासी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर भूमिहीन हैं। अभी बताया गया है कि शहरों में जो आने वाले लोग हैं या प्रवासी है, जो शहरों के गाँव से शहरों की ओर आने वाले लोग, वो क्या है, बड़े पैमाने पर कैसे होते हैं, भूमिहीन, मतलब उनके पास ज़मीन नहीं होती है। परंतु क्या करते हैं वे लोग, परंतु खेती में गिरावट, विस्थापन और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के साधनों की कमी की वजह से अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और दूसरे समुदाय के लोग भी शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मतलब क्या है, अब वजह क्या हो रही है शहरों की ओर आने की, कि खेती में गिरावट, जो मतलब अच्छी तरीके से पैदावार ना हो की वजह से भी हो सकता है, या फसलों का उत्पादन ना होने की वजह से, विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के साधनों की कमी की वजह है, जिसकी वजह से जो वहाँ के रहने वाले प्रवासी हैं वो लोग क्या है, शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार रायपुर शहर की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों में 49% अनुसूचित जातियों के हैं, अन्य पिछड़ी जातियां 26%, अल्पसंख्यक 13%, अनुसूचित जनजातियां 9% और बाकी 2%। ये क्या है, जो स्रोत यहाँ बताया गया है कि रायपुर रिपोर्ट 2014 PRIA जो दिल्ली रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो रायपुर में जो स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, उनकी प्रतिशत के माध्यम से बताया गया है। अब आगे देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर शहर की नगरीय सीमा म्यूनिसिपल एरिया में लगभग 3.76 लाख कामकाजी लोग हैं। मतलब 2011 की गणना के अनुसार देखा जाए तो नगरीय सीमा के अंतर्गत जो कितने हैं, 3.76 लाख कामकाजी ऐसे लोग हैं। इनमें वे कुछ लोग जो वेतन या मजदूरी के लिए कार्य करते हैं, उसमें क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो वेतन के माध्यम से या मजदूरी के माध्यम से अपना कार्य करते हैं, और कुछ अपना खुद का काम धंधा कर रहे हैं, मतलब खुद के या तो स्वरोजगार के द्वारा या किसी के पास वो कार्य करके अपना गुजारा कर रहे हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में रोजगार का लगभग 40% स्वरोजगार है, कि भारत में जो शहरी क्षेत्र में है उसमें जो रोजगार वो कितना है, लगभग 40% स्वरोजगार, मतलब स्वयं के द्वारा किया गया रोजगार है। लगभग 50% वैतनिक काम है, मतलब वेतन के द्वारा किया गया कार्य, और बाकी अस्थायी दिहाड़ी मजदूर हैं। स्थायी कभी उन्हें काम मिलता, कभी काम नहीं मिलता, या फिर जब जिस दिन वो कार्य करते हैं उस दिन की उन्हें मजदूरी दी जाती है। रायपुर की स्थिति भी शायद इससे बहुत अलग नहीं है। आइए हम इन वर्गों के श्रमिकों की स्थिति को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ाई करेंगे। बाकी जो श्रमिकों के उदाहरण की स्थिति को बताया गया वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, कम आय वाले परिवारों की आमदनी किस तरह बढ़ाई जा सकती है। इसमें आप लोग जो कम आय प्राप्त करने वाले परिवारों की जो आमदनी है उसको कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भूमि उपयोग की तुलना कीजिए। दोनों को तुलना करके आप लोगों को बताना है। ये 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है बच्चों, आप समय पे अपने होमवर्क कीजिए। थैंक यू।